नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री की यानी इतिहास की हम लोग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं। उससे संबंधित 2 पार्ट यानी कि 2 वीडियोस मैंने पहले डाल चुका हूँ। आज हम लोग ये तीसरी वीडियो में वैदिक सभ्यता से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पैट हो या आगामी पुलिस हो या फिर यूपीएसआई हो, सभी में जो संबंधित प्रश्न बनते हैं हिस्ट्री से, वो आपका ये समझिए नए प्रश्न नहीं बनते हैं, पुराने प्रश्नों को ही उठाकर रख दिया जाता है। तो इसलिए आपकी तैयारी में ये महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आप लोग लगातार इस वीडियोस को देखते रहिए और इन प्रश्नों को करते रहिए। मैं इन प्रश्नों को कराने के साथ-साथ उनका कुछ डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा इस चैप्टर को पूरा समझने में। चलिए देखते हैं 41वां प्रश्न क्या है। 40 तक मैंने करा दिया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद संगीतमय स्रोत है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण या अथर्ववेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो दोस्तों, साम का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि साम का मतलब क्या होता है। साम का मतलब होता है दोस्तों गान। गान यानी कि गायन या संगीत, एक तरीके से आप कह सकते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से संगीत होता है। ठीक है, तो संगीत में आता है साम। तो बताइए सामवेद किससे संबंधित होगा? संगीतमय स्रोत से। अच्छा, यजुर्वेद जो होता है या अथर्ववेद की बात करें तो ये तंत्र मंत्र से संबंधित था। तो बताइए तंत्र मंत्र से संबंधित हो गया अथर्ववेद। ऋग्वेद जो होता है ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित होता है और यज्ञ में ही हम लोग कर्म कांड की बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही हो गया? ए पार्ट सही हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो दोस्तों सिंधु नदी। आपको पता है वैदिक सभ्यता में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, यानी कि 25 नदियों का वर्णन या उल्लेख जो है वो आपका वैदिक साहित्य में मिलता है, वैदिक सभ्यता में मिलता है। उनमें से सबसे ज्यादा वर्णित नदी जो है उसका सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो दोस्तों काशी के थे, कैकेय के थे, पांचाल के थे या विदेह के थे? तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि कैकेय के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद इस किस उपनिषद में प्राप्त होता है? दोस्तों मैं अगर बता दूं आपको, उपनिषद जो होता है, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना। समीप बैठना। एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रह्म विद्या अर्जन करने के लिए, ब्रह्म विद्या अर्जन करने के लिए, ब्रह्म विद्या के अर्जन हेतु, के अर्जन हेतु गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, उसी को क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। अब इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, काठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में? तो मैं बता दूं, पहले तो उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है और उपनिषदों को जो इनकी रचना हुई वो 800 से 500 ईसा पूर्व में हुई। दोस्तों इतना तो आप पहले याद रखेंगे। और कठोपनिषद जो है वो इसका आंसर है, यानी कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद जो है मिलता है अध्यात्म ज्ञान के विषय पर। वैदिक नदी एनकुभा एंड काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अपने आप समझ जाइए, इसमें काबुल लिखा हुआ है और काबुल नदी कहाँ पर है बताइए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कि 46 प्रश्न बोल रहा है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों मैंने दर्शन के विषय में आपको बता दिया है और इसकी एक सारणी भी मैंने दी थी, जिसमें मैंने न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, इन सभी के विषय में बात करी थी। और उसमें मैंने बताया था कि कपिल मुनि जो है वो किसका दर्शन, किस दर्शन के संबंधित है, प्रतिपादित किया है इन्होंने? सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कपिल से कपिल देव याद रख लीजिए, और कपिल देव ने संख्या में बहुत अधिक रन बनाए थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि कपिल देव, कपिल से कपिल देव याद रख सकते हो, इन्होंने संख्या में बहुत रन बनाए थे, संख्या में। तो संख्या हो गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा जो है वो एटा के, एटा, एटा कहाँ पर है? यूपी में, के कासगंज तहसील में, के कासगंज तहसील में एक गांव है, एक गांव है, वहां पर ये साक्ष्य जो है वो मिले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों ऋग्वेद का छोटा भाई है सामवेद, यानी कि सामवेद को ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद का बहुत अधिक पार्ट जो है सामवेद में देखने को मिलता है। तो इसलिए 48 का प्रश्न हो गया
उत्तर हो गया बी। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल है? तो दोस्तों भगवत गीता हो, ब्रह्म सूत्र हो और उपनिषद, ये तीनों ही किसमें शामिल है? प्रस्थान त्रयी में शामिल है, जबकि भागवत नहीं है। तो बताइए प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो आप कहोगे भागवत शामिल नहीं है, यही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ये तीनों तो शामिल है किसमें? प्रस्थान त्रयी में। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो दोस्तों ये है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। बढ़ते हैं 51वां प्रश्न देखते हैं। अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित या सामवेद संगीत से संबंधित? तो आप एक चीज तो समझे गए अपने आप ही, साम माने होता है गान, गान मतलब होता है गायन, यानी कि सामदेव जो है वो तो संगीत से हो गया। अब आपको पता करना है कि डी का तो फोर्थ हो गया भाई। अब आपको पता करना है अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो होता है यज्ञ से संबंधित होता है और यज्ञों में ही बलि दी जाती थी। तो बलिदान विधि किसमें संबंधित है? यज्ञ यानी कि सी से। तो सी का तो भैया सेकंड हो गया, डी का आपका क्या हो गया? फोर्थ। तो डी का फोर्थ, सी का सेकंड, और इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो गया? ए पार्ट हो गया दोस्तों, सॉरी। और ए का क्या है? यानी कि अथर्ववेद जो है वो आपका क्या है? वो है औषधियों से संबंधित। आप और अथर्ववेद, आप और औषधियां, ठीक है, इससे संबंधित। और ऋग्वेद जो रह गया ये ईश्वर महिमा से, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो आप समझ सकते हैं ईश्वर की महिमा से उसका संबंध है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो बहुत ज्यादा इसके बारे में बोला जाता है, बताया जाता है कि चरक जो थे वो चिकित्सा से रिलेटेड थे, यानी अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। तो ये किससे संबंधित थे? चिकित्सा से। चलिए अगला देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। मैंने कहा था या फॉर यज्ञ याद रखिए और या फॉर यजुर्वेद याद रखिए। तो यानी कि यजुर्वेद से मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका ऑप्शन है 54 का आपका सी, यानी कि मंत्री परिषद थी। देखते हैं 55 का, यानी कि 55 55 क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? निरंकुश, गणतंत्र, प्रजातंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? तो दोस्तों ये था गणतंत्र, यानी कि लोक गणतंत्र टाइप की प्रणाली हुआ करती थी। दोस्तों एक होता है लोकतंत्र और एक होता है गणतंत्र, इन दोनों को ही आप लोग याद रखेंगे। लोकतंत्र होता है और ये गणतंत्र होता है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों? आप एक तरीके से कह सकते हो लोकतंत्र में क्या होता है बताइए। जो भारत का जो संविधान है वो भी, भारत भी एक कंट्री जो है वो लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। उसी तरीके से गणतंत्र भी बोलते हैं भारत में, ठीक है ना। तो लोकतंत्र और गणतंत्र को हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक पॉलिटी का पार्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ इसको इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों क्या है? ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है या योग है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका ए, सांख्य। यानी सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में हुई, गुप्त युग में हुई, कुषाण युग में हुई या मौर्य युग में हुई? तो आपकी वैदिक युग में हुई। दोस्तों ये सांख्य है, योग है, न्याय है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है, इन सभी को आप लोग याद रखिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है और ये इनके रचयिता, इनके प्रतिपादक कौन थे, इनका मैंने पीछे विवरण दिया गया है, लिस्ट बनाई थी। तो आप लोग पीछे की वीडियोस को जरूर देखिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगला है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृद भांड, पॉटरी, आभूषण, काष्ठकारिता या लोहार? तो दोस्तों लोहारगिरी जो है इसका ऑप्शन है, यानी कि यह व्यवहार में नहीं लाई गई, बाकी सभी व्यवहार में लाई गई। अगला देखिए दोस्तों 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए आयुर्वेद को ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में बताया गया है, धनुर्वेद को, यजुर्वेद, इन सब में आपको इनको आपस में मिलाना है। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ कि ऋग्वेद जो है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं एक सारणी टेबल बना दे रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद जो है वो बताता है आपका, इसका उपवेद है आयुर्वेद। क्या है दोस्तों? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। और इसमें भी मैं बता दूं आयुर्वेद जो है इसके कितने भाग हैं? इसके 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। देखिए 8 भागों को हम एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए। 8 भाग में एक शल्य है, दूसरा
आपका है शालक्य, शल्य है, शालक्य है। तीसरा आपका है काय चिकित्सा, क्या है, काय चिकित्सा, काय चिकित्सा। चौथा है आपका भूत विद्या, चौथा है आपका भूत विद्या। ये आप लोग अगर इनको पढ़ रहे हैं तो नोट्स भी बनाते चलिए अपने। भूत विद्या के बाद है कुमार भृत्य, क्या है, कुमार भृत्य, कुमार भृत्य। उसके बाद है अंगद तंत्र, क्या है, अंगद तंत्र, अंगद तंत्र। ये बहुत बार पूछे गए हैं कि इनके कितने भाग हैं, इनके भागों में से कौन नहीं है। रसायन और वाजीकरण, रसायन और दोस्तों अगला है नेक्स्ट वाजीकरण, क्या है, वाजीकरण। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया होगा ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद है। ठीक है, यानी कि आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में आयुर्वेद के 8 भाग हैं, शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या एंड कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन और वाजीकरण दोस्तों। उसके बाद आता है आपका, इसको मैं एक बार मिटा भी दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने करा दिया है पूरा, ये 8 पार्ट, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से ताकि दूसरी चीजों को लिखने में हमें सुविधा हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यानी कि अगला आपसे क्या बोला गया है, धनुर्वेद। फिर अगला क्या है आपका गंधर्व वेद, और उसके बाद है आपका सामवेद, और सबसे लास्ट में है आपका ये शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। इनको आपस में आपको मिलाना है। तो आपने यहाँ तक देख लिया। अब चलिए देखते हैं अगला। ऋग्वेद के बाद में आयुर्वेद की बात करी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें सामवेद की, किसकी, सामवेद की, तो दोस्तों सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, क्या है, गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद को हम कह सकते हैं संगीत कला, क्या बोल सकते हैं, संगीत कला। और दोस्तों इनके प्रतिपादक भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये थे नारद। आपने सबको पता होगा नारद भगवान जो थे वो तो ये नारद थे। और ऋग्वेद जो थे इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों प्रजापति। कौन, प्रजापति ब्रह्मा, प्रजापति जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लियर। तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। अब बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद, यजुर्वेद में अगर बात करें तो इसमें आता है आपका धनुर्विद्या या धनुर्वेद, या जिसको ये हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, युद्ध कला। इसी को क्या बोलते हैं, युद्ध कला। कभी कभी युद्ध कला से संबंधित आ जाएगा तो धनुर्वेद आप लोग याद रखिए। और इसको किसने किया था, विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र भी लिखा था दोस्तों, तो विश्वामित्र। अब यजुर्वेद के बाद लास्ट आ गया आपका अथर्ववेद, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी मिलता है ऑप्शंस का, तो जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी ही होगी। तो अथर्ववेद जो होगा इसका उपवेद है शिल्पवेद, है दोस्तों, शिल्पवेद। शिल्पवेद का मतलब क्या है भैया, भवन निर्माण, भवन निर्माण कला। ठीक है, और इसको किसने लिखा है, विश्वकर्मा, का नाम क्या है, विश्वकर्मा। चलिए, तो यहाँ तक बात कर ली। अब आप बता देंगे आयुर्वेद जो है वो किससे संबंधित है, आपका ऋग्वेद से। धनुर्वेद की अगर हम लोग बात करें तो बताइए धनुर्वेद आपका किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। गंधर्व वेद या गायन जो है वो किससे संबंधित है, सामवेद से। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है वो किससे संबंधित है, आपका अथर्ववेद से। यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो गया, ए पार्ट सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ऋग्वेद। अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। 61वां प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं ऋग्वेद के। और इन 10 मंडल में पहला मंडल और आखिरी मंडल यानी कि 10वां मंडल ये बाद में जोड़े गए हैं। पहला और 10वां क्या है, ये बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। और 2 से लेके 7वें मंडल तक, 2 से लेके 7वें तक जो मंडल है उनको क्या कहा जाता है, पुराना मंडल कहा जाता है, या वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। पुराना या वंश मंडल या गोत्र मंडल भी इनको कहा जाता है। तो
इसमें इसने बोला है कि वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को, तो वो है 2 से लेके 7 तक, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण इनका वर्णन किया गया है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? बताइए। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? बताइए दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया था? जादुई माया या फिर वशीकरण, ये तंत्र मंत्र है। क्या है ये दोस्तों? तंत्र मंत्र विद्या। और तंत्र मंत्र के विषय में किस वेद में बताया गया? अथर्ववेद में। यानी कि अथर्ववेद इसका सही ऑप्शन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र यानी कि जादुई माया और वशीकरण का बात कहा गया। आर्य शब्द इंगित करता है यायावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को या फिर नृजाति समूह को? तो इसका ऑप्शन है ए पार्ट, नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? देखिए अभी मैंने ऊपर ही बताया था, इस प्रश्न का उत्तर 10 मंडल है, यानी कि 10 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं 65वें प्रश्न पर। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो देखिए दोस्तों, इसके विषय में जो है कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोग इसको यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया से मानते हैं, यूरोप और मध्य एशिया से मानते हैं, कुछ लोग मध्य एशिया। तो इसका आंसर जो है वो बी है, यानी कि मध्य एशिया से माना जाता है भारत में संभवतः आर्य आए थे। मध्य एशिया का इलाका दोस्तों वही है, जैसे कि ये अगर हम लोग कहें कि ये हमारा भारत है, प्यारा भारत भारत है, अगर ये हम लोग कहें तो हम कह सकते हैं ये जो इलाका है ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, इधर साइड का जो इलाका है यही हमारा जो है वो हमारा कहलाता है मध्य एशिया। और मध्य एशिया से ही लोग जो है भारत में प्रवेश किए। कौन सा वेद अशंत एंड गद्य रूप में भी रचित है? तो आपको पता है गद्य और पद्य दोनों में ही रचित वेद कौन सा है? वो आपका है यजुर्वेद, यानी कि 66 का कौन सा पार्ट हो गया? बी पार्ट, यानी कि यजुर्वेद। सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख एंड किस वेद में मिलता है? इसको मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? 67 का डी, यानी कि अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनके विषय में, सभा और समति के विषय में बात मिलती है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? परिषद थी, विदत थी, समिति थी या फिर सभा थी? तो आपको मैंने बताया था विदत जो थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी और जिसमें महिलाओं को भी अपनी बात रखने का, अपने पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो कोई ग्रंथ है तो वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों यज्ञों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है। किसको बताया गया है? यज्ञों का। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण को। और शतपथ ब्राह्मण अगर बताइए इसमें यज्ञ की बात करी गई है तो या फिर यज्ञ होता है या फिर युजुर्वेद होता है, यानी कि युजुर्वेद होता है। तो ये किसमें लिखा गया था? युजुर्वेद में इसका संकलन किया गया था। युजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक होता है शुक्ल युजुर्वेद और एक होता है आपका कृष्ण युजुर्वेद। इसी में शुक्ल यजुर्वेद जो होता है इसके भी 2 भाग हैं, एक है आपका काव्य और एक माध्यंदिनी। भाग समझ लीजिए या इसके अंदर इनको समाया हुआ है। काव्य और मध्यांदिनी से संबंधित है ये आपका शतपथ ब्राह्मण। इसमें कितने कांड है दोस्तों? तो 14 कांड है। इसमें कितने कांड हैं? 14 कांड। इनमें 14 कांडों में से 6 से 10 कांड जो है, 6 से 10 कांडों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इनको शांडिल्य कांड कहा जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। गोत्र व्यवस्था एंड प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में, सूत्र काल में, ऋग्वैदिक काल में या महाकाव्य काल में? तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया है कि गोत्र व्यवस्था जो है वह किस काल में आई? तो बताइए 70 का क्या है ऑप्शन? उत्तर वैदिक काल। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो पति होता है वो उच्च वर्ग का होता है। किस वर्ग का होता है? उच्च वर्ग का। और जो पत्नी होती है दोस्तों ये निम्न वर्ग की होती है। किसकी? निम्न वर्ण की होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुलोम विवाह
और इसी के जस्ट प्रतिलोम अगर हम लोग बात करें तो उसको प्रतिलोम विवाह बोलते हैं। प्रतिलोम की बात करेंगे तो क्या होगा बताइए, पति जो होगा वो कौन सी होगा वर्ण से होगा, निम्न वर्ण से होगा, और जो पत्नी होगी दोस्तों वो किस वर्ण से होगी, वो उच्च वर्ण से होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें यही पूछा है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, उच्च वर्ण का पुरुष व निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, यानी कि ए पार्ट इसका सही हो गया। अगला देखिए इसमें क्या कहा गया, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष हो, नहीं बिल्कुल नहीं, जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ उसका विवाह होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। वैदिक युग में यव कहा जाता था, तो दोस्तों आपको पता ही है गेहूं को क्या कहा जाता था, गोधूम कहा जाता था, जो इसका बताइए तत्सम शब्द भी है। चावल को क्या कहा जाता था दोस्तों, ब्रीही कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ब्रीही। इसके भी मैंने बताए थे कि 5 प्रजातियां होती हैं इसकी, कृष्ण ब्रीही, ठीक है। तो कई इसमें मैंने इसकी वेराइटीज भी बताई थी। जौ को क्या कहा जाता था, यव, जौ को यव कहा जाता था, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट, यानी जौ को यव कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न भी वही आ गया, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चावल, गेहूं, जौ, कपास, तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। तो बताइए दोस्तों अथर्व वेद में किसकी बात करी गई थी, बताइए अथर्व वेद में किसकी बात करी गई थी, तंत्र और मंत्र की बात करी गई थी, और तंत्र मंत्र जहां आएगा वहीं पर किसकी बात करी जाएगी, जादू की बात करी जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए पार्ट, यानी पवित्र जादू। अगला देखिए दोस्तों, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र या छंद छंद शास्त्र, इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों छंद जो है वो छंद शास्त्र से ही है, निरुक्त जो है वो शब्द व्यक्ति या शास्त्र से है, कल्प सूत्र कर्मकांड से, और शिक्षा भी ध्वनि शास्त्र से है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 76 का आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे, तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है वो महर्षि पढ़नी थे, कौन थे, पढ़निकृत जो है वो अष्टाध्यायी थी। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें तो बताइए कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है, तो ये मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है। आपको पता है कि कह सकते हैं कि लॉ या विधि की सबसे पहली पुस्तक अगर कोई थी तो मनुस्मृति थी, जो कि काफी विवादों में भी रही है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, अगला प्रश्न है आपका, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आपको पता ही है 2 महाकाव्य है, एक महाभारत और एक रामायण, इनमें से आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है आपकी रामायण को, किसको दी जाती है, रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, ये पूछा है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, वायु पुराण है या विष्णु पुराण है। तो दोस्तों प्राचीनतम पुराण अगर किसी बात करें तो प्राचीनतम पुराण है आपका मत्स्य पुराण, यानी कि 80 का आपका ऑप्शन हो गया ए, यानी मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो दोस्तों आपको पता ही है 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है, और इसमें सबसे पवित्र नदी जो है सिंधु नदी को माना गया है ऋग्वेद। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था आपको जो परिवार होता था, परिवार को क्या बोलते थे हम लोग, जो परिवार या कुल होता था, कुल या कुटुंब होता है, कुल या कुटुंब बोलते हैं इसको ही, तो बताइए इसको क्या बोला जाता था, ग्रह बोला जाता था, क्या बोला जाता है, ग्रह। तो ये सबसे छोटी या आधारभूत इकाई होती थी, और उसके बाद कई परिवार या कई कुल या कई ग्रह मिलकर आपका किसका निर्माण करते थे, ग्राम का या गोत्र का निर्माण करते थे, और फिर ये ग्राम जो है कई ग्राम मिलकर आपका किसका निर्माण करते थे, विश्व का निर्माण करते थे, और कई विश्व मिलकर बताइए कितने जन का निर्माण किया करते थे। और जिसमें मैंने आपको बताया भी था, तो विश्व कितने थे 275 और जन कितने थे 170, यानी कि 275 विश्व का वर्णन मिलता है वेद में और 170 जन का वर्णन मिलता है, और इस तरीके से जो प्रणाली थी वो चलती थी वैदिक सभ्यता में। अगला बढ़ते हैं 83rd क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो आपको पता है इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य में कौन थे, इंद्र भगवान थे, कौन थे, इंद्र भगवान। इन्हीं की 250 सूक्तों की रचना की गई है इन्हीं के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। 84 का प्रश्न है,
तो इसका है अथर्ववेद में इसको सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, अगला है 85, किस रचना में नारी को सुरा, सुरा माने होती है शराब, और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? दोस्तों जवाल उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, मैत्रायणी संहिता में, या फिर शतपथ ब्राह्मण में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मैत्रायणी संहिता। इसमें स्त्री को छूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। इसमें स्त्री को छूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? बताइए। 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो थे इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला है सुमेलित करना है 87, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये सभी किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राजसूय यज्ञ जो है वो राजा के सिंहानारोहण से संबंधित है। यानी कि देखो, राज माने हो गया राजा और सूय माने हो गया एक तरीके से समझिए सिंहासन पर आरोहण के संबंधित में जो यज्ञ किया जाता था, जब राजा सिंहासन को आरोहण करता था, उसको ग्रहण करता था, तो सब संबंधित जो यज्ञ था उसको राजसूय यज्ञ कहा जाता था। दोस्तों ये सबको पता है मोस्टली। अश्वमेध यज्ञ देखा भी होगा आपने, शक्ति बढ़ाने वाला यज्ञ हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ। इसका कई बार वर्णन मिलता है आपके इतिहासों में, टीवी सीरियल्स में भी कई बार वर्णन मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जो है वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ जो है वो शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। यानी कि बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला सही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ये प्रमुख कुछ नदियां लिखी हुई हैं और उन नदियों से को क्या कहा जाता है, उनका आधुनिक नाम, उससे संबंधित ये प्रश्न है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन नदी दी गई है और उसका अभी आधुनिक नाम पूछा गया है। पुरुषणी नदी, तो इसको मैंने पहले आपको बताया था, पुरुषणी नदी जो थी उसको क्या, कौन सी नदी कहा जाता था बताइए? रावी नदी कहा जाता था, रावी को पुरुषणी नदी। अब देखिए इसमें शतुद्री आ रहा है ना, शतुद्री, शाफ और सतलज, तो ये भी सतलज से है, ये पुरुषणी रावी से है। अस्किनी जो है उसको चिनाब नदी को बोलते हैं, और विपाशा जो है वो व्यास, तो विपाशा जो है वो व्यास है। यानी कि इसका ऑप्शन भी क्या है? ए पार्ट इज द राइट आंसर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 16 जो है वो कुल संख्या है संस्कारों की। 90 प्रश्न, 90 प्रश्न देखते हैं। 90 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये सब के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों इसको सुमेलित करना है आपको कि क्या होगा, ब्रह्म विवाह क्या होता था। तो देखिए ब्रह्म विवाह जो होता है वो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। यानी कि समान वर्ण या जाति में जब विवाह होता है तो उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। और यही आजकल हमारे परिवेश में, हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह है। यानी कि समान वर्ण या समान जाति का विवाह हमारे यहाँ समान जाति में ही मोस्टली होता है। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह का चलन हमारे देश में है। दैव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है, परिश्रमिक में मिले मतलब कि उसने श्रम किया पुरोहित ने, और उसके बदले में जो कन्या की मिली है उसके साथ जो विवाह होता है उसको दैव विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैव विवाह। एक तरीके से आप इसको याद करने के लिए ये समझ सकते हैं, तो ब्रह्म विवाह तो बहुत प्रचलित है भाई, और दैव विवाह की अगर बात करें तो दैव विवाह जो है वो क्या है? पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह कहलाता है दोस्तों। ठीक है, दैव माने दिया हुआ, ऐसे समझ लीजिए, दाप और दैव। आर्ष विवाह क्या है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह जो होता है उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्ष विवाह कहा जाता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगला है प्रजापत्य विवाह। क्या है? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह मतलब होता है कि बिना दहेज का विवाह। अब बताइए, प्रजा के सामने आप भाई विवाह कर रहे हो तो खुलेआम तो आप कभी भी दहेज लेते नहीं हो, तो हमेशा दहेज जो लिया जाता है वो बैकडोर से लिया जाता है।
तो प्रजापत्य विवाह जो है, प्रजा के सामने विवाह कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा? बिना दहेज का विवाह। ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका ऑप्शन होगा ए पार्ट। अगला देखिए, ये सभी विवाह के बारे में ही लिखा हुआ है दोस्तों। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सभी विवाहों के विषय में ही लिखा हुआ है। तो गंधर्व विवाह जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेम विवाह। तो ए का ऑप्शन क्या है आपका? एक को 1 से ही दर्शाएंगे हम लोग 91 का। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। ठीक है, और दूसरा क्या है? आसुर विवाह। क्या है? आसुर विवाह, कन्या को खरीद किया गया विवाह, यानी कि आसुर विवाह क्या होता है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह हो। राक्षस विवाह, तो बताइए राक्षस विवाह जो है इसका चलन जो था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, हमने देखा भी है कई जो राजा महाराजा होते थे जब दूसरे राजा को परास्त कर देते थे तो उनकी कन्या को या अपहरण कर लेते थे और उनकी कन्या के साथ विवाह कर लेते थे, इसी को राक्षस विवाह बोलते हैं। और पैशाच विवाह बोले तो बताइए, पैशाच अगर विवाह बोले तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। आप देख ही रहे हो, पैशाच बोलते नहीं, भूत पिशाच। भूत पिशाच मतलब कि बताइए पैशाच मानसिक रूप से उसको गुमराह कर दिया कन्या को, तो उसके साथ फिर उसके बाद क्या कर लिया? विवाह। तो उसको क्या बोलते हैं? पैशाच विवाह। तो दोस्तों ये सारे विवाह देखिए यहाँ पर कवर हुए हैं मोस्टली। एक है आपका, देखिए सबसे पहला है आपका ब्रह्म विवाह दोस्तों। सबसे पहला विवाह क्या था आपका? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह आजकल बहुत चर्चित है, यानी कि समान वर्ण या समान जाति में जो विवाह किया जाता है उसको ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, दैव मतलब देखिए देना, तो आप समझ ही रहे हैं, पुरोहित का पारिश्रमिक के बदले जो मिला कन्या को देता है तब विवाह किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह भी बता दिया, तो सारे विवाह कवर हो गए आपके। तो ऑप्शन क्या है इसका? आपका एक पार्ट। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। यानी कि 92 बोल रहा है आपका 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो ऋण जो है वो देव ऋण भी शामिल है, पितृ ऋण भी शामिल है, केवल आपको बता दूं मैं मातृ ऋण भी शामिल है। ऋषि ऋण जो है वो 3 ऋणों में शामिल नहीं होता है। सॉरी, ऋषि ऋण नहीं, मातृ ऋण जो है वो तीनों में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 92 का ऑप्शन क्या हो गया? डी पार्ट। ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो दोस्तों ये है आपका गैरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड जो संस्कृति है वो चित्रित दूसरे मृदभांड संस्कृति। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिए आप लोग। अगर ऋग्वेद की बात करी जाए तो वो है गैरु वर्णीय मृदभांड, और उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो वो है चित्रित दूसर मृदभांड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो बताइए 95 का आपका है, यानी कि अभी हाल ही फिलहाल में जो खुदाई हुई है उनसे जो प्रकाश में आया है हरियाणा प्रांत में, वो कौन सा है? तो दोस्तों अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये 94 हो गया ना, 93 हो गया था आपका, 93 का आपका ए पार्ट हो गया, 94 का आपका क्या हो गया? इसका आपका उत्तर वैदिक काल में आपका संबंधित मृदभांड संस्कृति है। और 95 में अगर बात करें तो ये भगवानपुर, कौन सा है? भगवानपुर। भगवानपुर जो है ये उससे संबंधित है। ठीक है, क्लियर है आपको? अब हम देखते हैं 96 में क्या कह रहा है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या ग्रह सूत्र में? तो दोस्तों इसका है ऋग्वेद, यानी कि प्राचीनतम आ गया। और प्राचीनतम विवाह की बात करें, प्राचीनतम की बात करेंगे तो ऋग्वेद की आएगी। ऋग्वेद में अगन्य यानी वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए। तो दोस्तों ये किया गया था आपका किसके लिए? ये किया गया था आपका गाय के लिए। दोस्तों गाय जो थी वो सबसे ज्यादा प्रमुख थी और विनिमय का साधन भी थी। आपको पता है वैदिक सभ्यता में यानी कि ऋग्वेद में तो गाय के लिए अगन्य का उपयोग किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि इन प्रमुख शब्दों को मिलाइए इन प्रमुख शब्दों से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो पहला है संग्रहित्र। पहला क्या है? संग्रहित्र। तो दोस्तों अपने आप बोल रहे हैं, देखिए संग्रह, और संग्रह कौन करता है बताइए? संग्रह कौन करता है? कोषाध्यक्ष होता है जो, यानी पहले का तो पहले से मिलेगा। दूसरा है
भाग दूध यानी कि कर संग्रह करता, यानी कि भाग दूध जो होता था, यानी कि भाग आ गया। भाग मतलब क्या होता है बताइए? अगर हम कहते नहीं है कि प्रिंसिपल P इतना है, इसका इतना भाग जो है वो आपको इंटरेस्ट यानी कि कर के रूप में देना होगा, तो भाग की बात आई है, याद कराने के उद्देश्य से मैं कर रहा हूँ ये सब चीजें। तो वो क्या है, कर संग्रह करता जो है वो उसका हो जाता है। तीसरा है छता छतरी, पासे के खेल में राजा का सहायक। छता या छतरी, आप बताइए छतरी किसे बोलते हैं, छता किसे बोलते हैं? कहते नहीं है छत है या छाता लगा लेते हैं तो वो क्या करता है, हमें बचाने का काम करता है, यानी कि सहायक के रूप में काम करता है। तो छता या छतरी जो है वो पासे के खेल में राजा का सहायक कहा जाता है। अच्छवाप क्या है, ये प्रतिहारी एंड राजा प्रसाद का सक्षक होता है, अच्छवाप। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए यानी 1 2 4 3, सॉरी 1 2 सी का 4 है, यानी कि छता या छतरी जो है वो ये है प्रतिहारी एंड राज प्रसाद का सक्षक, और अच्छवाप जो हो गया वो हो गया आपका पासे के खेल में राजा का सहायक, उसको अच्छवाप कहा जाता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1 2 4 3। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर इसको याद रखिएगा, यहाँ पर ये सी का 4th है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं और 99 प्रश्न देखते हैं। 99 कह रहा है आपको कि ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया, ऋतस्य गोप कहा गया? तो दोस्तों इंद्र को कहा गया, वरुण को कहा गया, सूर्य को कहा गया या विष्णु को कहा गया? तो दोस्तों वरुण को कहा गया, क्या कहा गया, ऋतस्य गोप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इसमें तो कुछ आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे, नासत्य या अश्विन थे? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है, 100 का, 100 की अगर हम लोग बात करें तो बताइए इसमें कौन थे? इसमें आपका सी पार्ट था, यानी कि वरुण। ठीक है, इनको जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। 100 का बात करें अगर 101 का, यानी 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया, किसे उपक्रम कहा गया? तो 101 का क्या है, विष्णु, विष्णु भगवान जो थे इन्होंने 3 लोक को माप लेने का, आपको पता ही है कि विष्णु भगवान का ये अवतार बने थे जिन्होंने पूरे 3 लोगों को 3 पगों में बांट लिया था। ठीक है, स्टोरी भी आपको सुनने को मिलती है। अब देखिए 102वां प्रश्न है, पूषण, रुद्र, द्यौ या अदिति, और इनमें दिखा है विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता, देवों की महान माता। तो इन सब में आपको इसको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों इसका है आपका पूषण का एक से ही है, रुद्र का आपका पशुओं का देवता, रुद्र क्या होते हैं भाई, रुद्र हो जाते हैं जो पशुओं के देवता होते हैं। द्यौ यानी कि जगत के पिता है, और अदिति यानी देवों की महान माता। तो देखिए अदिति, अदिति लड़की का नाम है यानी माता का प्रयोग हुआ है, तो अदिति तो माता से हो ही गई। द्यौ यानी जगत के पिता है, पिता हमेशा क्या देते ही रहते हैं भाई, पिता हमेशा पैसे देते रहते हैं, तो द्यौ। और रुद्र जो है वो पशु, पशु जो होते हैं वो रुद्र होते हैं, मारने को दौड़ते हैं एकदम। और पूषण माने विवाह का देवता, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो गया, ए पार्ट सही हो गया। 103 में बात करें, मनुस्मृति एंड मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से? तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल ही पता है कि मनुस्मृति जो है उसमें सामाजिक रूप से वर्ण की बात करी गई है, स्त्रियों की दशा की बात करी गई है एक तरीके से, तो ये समाज की व्यवस्था के से संबंधित है हमारी मनुस्मृति, यानी कि 103 का ए पार्ट हो गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आप बताइए 104 में गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो आपके विश्वामित्र ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वैदिक सभ्यता का अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो ये अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों अवेस्ता संबंधित है ईरान से। किससे संबंधित है? ईरान से। तो इस तरीके से दोस्तों कम से कम आपने वैदिक सभ्यता में ही लगभग 150 से 160 प्रश्न जो है वो लगा लिए हैं। तो यदि आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि हमने जो उसके प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिया और हमने वो उनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो अब आप लोग उस चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं, और इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग उन चैप्टर्स को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताया करें कि आपको चैनल में जो वीडियो डाली जा रही हैं वो कैसी लग रही हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को लाइक भी किया करें। धन्यवाद।